नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर के तड़का सीरीज आप लोग के आने वाले जितनी भी आगामी परीक्षाएं, जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, यूपीएसआई की परीक्षा है, कांस्टेबल है, एनटीपीसी का सीवीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। तो उसी सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 87 है और इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इसमें आप लोग को पूरी एक साल की करंट अफेयर कंप्लीट करवा रहा था और अब मैंने आपको रिवीजन कराना भी शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने आप लोग के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून जो भी इंपॉर्टेंट मंथ में जो क्वेश्चन आप लोग के जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आप लोग को कवर करवा रहा हूं। उनकी भी प्रैक्टिस साथ में करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्लास सुबह डेली 8 बजे होती है। कल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कल वाली क्लास में बहुत प्रॉब्लम आई थी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आज की क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल अगर आपको प्रॉब्लम लगा करे तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके बता दिया कीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आइए दोस्तों, आज का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता नवंबर 2021 में कहां पर हुई होगी। तो प्यारे साथियों, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे भारत और अमेरिका में 2+2 वार्ता नवंबर 2021 में कहां होगी। जैसे कि आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। तो अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, बिल्कुल राइट है, और इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, कोविड-19 से निपटने की आलोचना के बाद कोविड-19 से निपटने की आलोचना के बीच जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भाई अभी जो जापान के प्रधानमंत्री थे, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया था, योशिहिदे सुगा जी थे। सुगा जी के प्रधानमंत्री बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इसी बीच उन्होंने 3 सितंबर 2021 को इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जापान में कोविड-19 को कंट्रोल करने के तरीके को लेकर उन पर सवाल उठे थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है लगातार घटती जा रही थी। पब्लिक जो थी नाराज हो चुकी थी और कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को लेकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सुस्ती पर भी सवाल उठे। साथ ही इस बात पर भी आलोचना हो रही थी कि कोविड-19 के दौर में ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स का भी आयोजन हुआ, ठीक है। अब पार्टी का भी दबाव बना हुआ था, तो पॉपुलैरिटी के बारे में अलग अलग तरह से सर्वे का पता चला। जब किसी पीएम की पॉपुलैरिटी कम होती है तो इफेक्ट पार्टी पर पड़ता है, और उनकी पार्टी का नाम है एलडीपी। दोस्तों ये जो आपके योशिहिदे सुगा जी थे, आपके ये जापान के पीएम थे और इनकी पार्टी थी एलडीपी। एलडीपी का मतलब है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर ये पार्टी बहुमत में आती है तो इस पार्टी का प्रेसिडेंट जो होता है वह पीएम बन जाता है। तो शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक पीएम रह चुके हैं और उसके बाद सुगा को पार्टी और प्रधानमंत्री पद की कमान मिली थी और इसी 29 सितंबर को पार्टी का इलेक्शन होना था। उसके बाद वह रिजाइन दे देंगे। खैर, आपका सही जवाब हो जाएगा योशिहिदे सुगा। जापान की जो पार्लियामेंट होती है, जापान की बात हो रही है, तो जापान की पार्लियामेंट जो संसद होती है उसको हम लोग डाइट बोलते हैं। वहां पर क्या बोला जाता है, जापान की पार्लियामेंट को जो है डाइट बोला जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए। हालांकि जापान में भी आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की है, लेकिन सम्राट के पास बहुत अधिकार नहीं है। ये आपको पता होगा दोस्तों। यहां से अगर हम जापान की बात करेंगे तो वहां पर आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक तरीके से वहां सम्राट वाला शासन भी चलता है, लेकिन सम्राट के पास बहुत सारे अधिकार नहीं है। वहां पर भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है, इंडिया की तरह, ठीक है ना, और हर 4 साल पर चुनाव होता है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने। फिलहाल अच्छा एक क्वेश्चन ये मेरा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जापान के सम्राट कौन है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है ये वाला, प्यारे साथियों, जापान के सम्राट कौन है। तो जापान के सम्राट हैं आपके नारुहितो। आज तो समझ में आ रहा है ना। आज मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको समझा रहा हूं बहुत प्यार से, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए।
देखिए, ब्रिक्स देशों के समूह के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 3 नए कौन से देश शामिल हुए? ब्रिक्स देशों के समूह के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 3 नए कौन से देश आपके शामिल हुए? तो इसमें आपका आता है यूएई, ये जो आपको यहां पर दिया गया है, यूएई, उरुग्वे और आप लोग का बांग्लादेश। यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपकी एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं आप लोग के, आप नोट कर लीजिए यहां से। इनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्रायोजो। मार्कोस प्राडो ट्रायोजो, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम एनडीबी की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है इसके अनिल किशोर जी। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके? अनिल किशोर जी हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आज का। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए? राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए, राज्यसभा के अभी नए महासचिव जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं डॉक्टर पीपी के, ठीक है ना, रामाचार्यलू जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीपी के रामाचार्यलू जी। चलिए, इसके बाद लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। अगला सवाल आपके सामने है। वैसे आप लोग को पता होगा, अगर मैं आज राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा ये हमारा अपर सदन होता है, उच्च सदन होता है। और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, जिसको सभापति बोलते हैं, तो दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो चेयरमैन हैं, ये आप लोग के दोस्तों कौन है? तो दोस्तों सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के सभापति को वाइस प्रेसिडेंट यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति बोलते हैं। तो इसके चेयरमैन कौन है आप लोग के? तो ये हैं आपके श्रीमान वेंकैया नायडू जी। तो ये हमारे श्रीमान वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा अगर आपके पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए दोस्तों कि भाई उप सभापति कौन है राज्यसभा के? राज्यसभा के आपके उप सभापति यानी कि वाइस चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा के उप सभापति हैं आपके हरिवंश जी। श्रीमान हरिवंश जी जो है यहाँ के उप सभापति हैं, वाइस चेयरमैन है। चलिए, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। फुटबॉल में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? फुटबॉल में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, अगला सवाल मुझे बताएंगे आप सभी लोग, किस केंद्र शासित प्रदेश, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, ये सवाल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि लद्दाख में अब जो हिम तेंदुआ है यानी कि स्नो लेपर्ड, इसको राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को ब्लैक नेक क्रेन, तो ब्लैक नेक क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही आपके यूनियन टेरिटरी के लिए हंगुल राजकीय पशु था और ब्लैक नेक क्रेन राजकीय पक्षी था। चूंकि क्रेन जो है लद्दाख के चांगथांग इलाके में ही पाया जाता है, जिससे इसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राजकीय पक्षी की पहचान मिल गई है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ये जो नाम आपका आ रहा है काली गर्दन वाले सारस यानी कि ब्लैक नेक क्रेन, दोस्तों आपके पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक रूप से इसे जो है आपका ग्रस, वैज्ञानिक रूप से दोस्तों इसे जो है ग्रेस, ठीक ना, नाइग्रिकोलिस, इसकी स्पेलिंग है दोस्तों ग्रस नाइग्रोक्लोसिस, नाइग्रिकोलिस।
ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसे जो है वैज्ञानिक रूप से ग्रस नाइग्रोकॉलिस के नाम से जाना जाता है। ग्रस नाइग्रोकॉलिस के नाम से जाना जाता है। और यह एशिया में पाए जाने वाला एक मीडियम साइज का सारस है, जो कि तिब्बती पठार, भारत और भूटान के सुदूर भागों में प्रजनन करता है। ओके, और यह सारस लगभग 139 सेंटीमीटर लंबा होता है, करीब 139 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका जो पंख का जो साइज रहता है आपका, ये रहता है 235 सेंटीमीटर। क्लियर है। और इसका वजन लगभग 5.5 केजी के बराबर होता है। यह आपका सफेद ग्रे रंग के साथ साथ एक काला सिर और लाल मुकुट पैच, आंख के पीछे सफेद पैच और काले ऊपरी गर्दन और पैरों के साथ ये सब होता है इसमें। और भारत में ब्लैक नेक्ड क्रेन केवल लद्दाख में ही पाया जाता है, लेकिन यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नाम आता है आपका, इसमें राजकीय जो पशु आप लोग का हिम तेंदुआ की बात करेंगे। स्नो लेपर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों पैंथेरा यूनिया। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये है, हम बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों स्नो लेपर्ड की। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड की बात करेंगे, तो स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा। सभी लोग यहां पर नोट कीजिए दोस्तों, पैंथेरा यूनिया। तो इसका वैज्ञानिक नाम ये होगा। और इसे जो है आपका रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में लिस्टेड किया गया, क्योंकि इसकी आबादी जो है 10,000 से कम बची है। हिम तेंदुए भारत सहित दुनिया के 12 देशों जैसे कि चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया और मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। देखिए लद्दाख की बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आपके राधा कृष्ण माथुर जी हैं। राधा कृष्ण माथुर जी जो हैं लद्दाख के दोस्तों कौन है, ये आपके उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL की पहली महिला प्रबंध निदेशक MD कौन है। सभी लोग मुझे दोस्तों बताएंगे, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन है। तो इनका नाम है दोस्तों वर्तिका शुक्ला। 55 वर्षीय वर्तिका शुक्ला इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला प्रमुख बनी। 1 सितंबर 2021 को उन्हें चार्ज दिया गया और उनका कार्यकाल फिलहाल फरवरी 2026 तक रहेगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को, तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। अब जैसे कि दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी यहां पर, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 को और इसका हेडक्वार्टर है आप लोग का नई दिल्ली में। इसका जो आप लोग का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में है और ये केंद्र सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। ये जो है आपकी केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी है। तो इसकी फिलहाल जो अगर मैं बात करूंगा MD कौन बनाई गई हैं, तो EIL की पहली महिला MD प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं वर्तिका शुक्ला जी को। ओके, इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD किसे नियुक्त किया है। तो इसका जो है आप लोग का CMD नियुक्त किया है अतुल भट्ट जी को। ओके, सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए अतुल भट्ट। अतुल भट्ट जो है आपके पहले ठीक ना मेकॉन के CMD थे। सितंबर 2021 में वह आपके RINL के CMD हो गए। आज हम दोस्तों बात करेंगे RINL। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले इसको देखिए, नोट करते चलिए। देखिए RINL का मतलब होता है आपका राष्ट्रीय यानी कि नेशनल है ना इस्पात, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो भाई RINL की स्थापना हुई थी आपकी 18 फरवरी 1982 को। तो दोस्तों RINL की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है,
तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है आपका विशाखापट्टनम में। ओके, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है आप लोग का विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम दोस्तों आपका है आंध्र प्रदेश में आता है। तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग का दोस्तों कहां पर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और RINL केंद्र सरकार की कंपनी है, इसे आप लोग का वाईजैक स्टील भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। RINL का स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, और अतुल भट्ट को जो है RINL का CMD बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इस्कॉन के संस्थापक है ना श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर PM ने कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? तो इस्कॉन के संस्थापक, इस्कॉन के फाउंडर श्रीला, इस्कॉन के संस्थापक श्रीला भक्ति वेदांत प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर PM जी ने कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 125 रुपए का। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2021 को यह विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे इसकी, इस्कॉन, ये जो आप लोग को वर्ड दे रखा है यहाँ पर इस्कॉन, तो ये जो इस्कॉन आपको दे रखा है ISKON, यहां पर भी आपका ISKON होगा इस्कॉन। इस्कॉन का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो नाम आपका आ रहा है इस्कॉन, इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी। ओके, तो इसका पूरा नाम दोस्तों आपका क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी। आगे बताइए दोस्तों आप लोग, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, है ना। सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, कॉन्शियसनेस। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिल्कुल राइट होगा। और इस्कॉन को हरे कृष्णा के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ था। इनके भजन है हरे रामा हरे कृष्णा को विदेशी भी पूरे भक्ति से गुनगुनाते हैं, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए इस्कॉन की स्थापना की थी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 125 रुपए का सिक्का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। दो आप लोग ना, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये आप लोग देखते होंगे कि विदेशों के, आप विदेशी लोगों के मुख से भी आप लोग सुनते होंगे, वो लोग भी गुनगुनाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे। ठीक है ना, हरे रामा हरे कृष्णा। तो ये जो भजन है आपका, ये इन्हीं का था। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मोदी जी ने जो है इनकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया है। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय सेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, है ना, ये आपको यहां पर दिया गया है, ZAPAD 2021 में हिस्सा लिया है। ये आपका किस देश में आयोजित किया गया? तो आप लोग देख सकते हैं, भारतीय सेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, है ना, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ZAPAD 2021 में हिस्सा लिया है, और ये आयोजित किया गया आपका रूस में। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस सवाल की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूस होगा। यह अभ्यास 3 सितंबर 2021 से, ये जो आप लोग का अभ्यास है 3 सितंबर 2021 से रूस के निजनी में शुरू किया जाएगा, और ये 16 सितंबर तक चलेगा। और ये जो आपका निजनी यूक्रेन बॉर्डर के पास है, इसमें आपका चीन और पाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो इसमें किस किस देशों ने हिस्सा लिया है? भारत ने, रशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, सर्बिया, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, नेपाल, कजाकिस्तान। ठीक है, चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। MP सरकार ने सरकारी भर्तियों और शिक्षण संस्थाओं में OBC के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है? तो MP सरकार ने सरकारी भर्तियों में और शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए आरक्षण जो है 14% से बढ़ाकर फिलहाल 27% कर दिया है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा
27%। प्यारे साथियों, अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, क्लास को मिलकर शेयर कीजिए। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यक्रम फिर से शुरू किया। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यक्रम फिर शुरू किया। यह खुलासा किस संगठन ने किया है? तो यह आपका हो जाएगा IAEA। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह यूनाइटेड नेशन की परमाणु एजेंसी है। तो IAEA का मतलब दोस्तों आपका क्या है? सबसे पहले आप लोग को यह मालूम होना चाहिए। यहां पर इसका दोस्तों मतलब है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ये जो एजेंसी आप लोग की, ये जो एजेंसी आप लोग की है, ये है आप लोग की यूनाइटेड नेशन की। ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की परमाणु एजेंसी है। तो नॉर्थ कोरिया में आपका यांगवियांग नामक जगह पर यह न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया गया है। ओके, तो इसका मतलब है दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बाकी बहुत कुछ बताने के लिए बस आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं आप सभी को लेकर चलता हूं आगे। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। ये एक सवाल आपके लिए बनता है भाई कि IAEA का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में है। इसका जो दोस्तों आपका मुख्यालय है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में है और यहीं से पूरी दुनिया पर ये IAEA ये पूरी दुनिया पर यहीं से नजर रखती है। तो ऐसे में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी ने मालूम किया है, खुलासा किया है कि एक बार फिर से जो उत्तरी कोरिया में आप लोग सुनते होंगे ना, उत्तरी कोरिया में एक तरीके से तानाशाहपन चलता है। तो नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया है फिर से एक बार, और ये IAEA के द्वारा खुलासा किया गया है। इसके बाद दोस्तों लेकर चलते हैं आपको आगे। ईरान की तर्ज पर तालिबान ने अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर किसे चुना है? तो आप देख सकते हैं यहां पर, अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो आप लोगों का यहां पर सही जवाब क्या होगा ये आप लोग को बताएं। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें मिस हो गए हैं, जैसे कि एक सवाल आप लोग का इसमें मिस है कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर किस जगह पर साइंस सिटी का स्थापना का ऐलान किया? पुणे में। एक दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का मिस हो गया कि अभी अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी जी के नाम के स्थान पर, राजीव गांधी जी के नाम पर किस जगह पर साइंस सिटी का ऐलान किया? तो राजीव गांधी जी के नाम पर किस जगह को जो है साइंस सिटी की स्थापना का ऐलान किया है? ठीक है ना। तो ये शहर है आप लोग का पुणे। तो आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए, यहां पर पुणे होगा इसका राइट आंसर। तो इस संस्थान का नाम अब जो है भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी होगा। तो दोस्तों नोट कर लीजिए यहां पर, अगर पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि साइंस सिटी का नाम रखकर क्या किया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी जी के नाम पर पुणे में जो है साइंस सिटी की स्थापना का ऐलान किया है। और इस संस्थान का नाम आज से क्या होगा? इस संस्थान का नाम रखा है उन्होंने रखा है भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। ठीक है ना। तो ये आपका पुणे शहर के पास पिंपरी चिंचवड में एक विश्व स्तरीय साइंस सिटी होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, उद्धव ठाकरे CM है और राजधानी है मुंबई। और एक सवाल आपका यह है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। और टाइम्स यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में 2022 में कौन सा संस्थान नंबर 1 पर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, एक सवाल आप लोग का और मिस हुआ है यहां पर, एक क्वेश्चन आप लोग और नोट कीजिए यहां पर। अगर हम दोस्तों बात करेंगे यहां पर टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान टॉप 1 पर है दोस्तों? कौन सा संस्थान टॉप 1 पर रहा है? तो टॉप 1 पर जो संस्थान रहा है दोस्तों ये है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहां से आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
जो कि यूके में है आप लोग की, तो ये आप लोग की नंबर 1 पर रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब मैं थोड़ा सा आप लोग को आगे लेकर चलता हूं। यहां पर आप लोग कुछ और भी नए प्रश्नों को जानेंगे जो आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, प्लीज दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी सभी लोग आपकी क्लास से जुड़ सकें। तो कल मैंने आपको बताया था कि ईरान की तर्ज पर तालिबान ने अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर किसे चुना है, तो ये चुना है आप लोग का हेबतुल्ला अखुंदजादा, जिसका भी आंसर आ रहा है हेबतुल्ला अखुंदजादा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, भारत की पहली ऑफिशियल वार्ता तालिबान के लीडर शेर मोहम्मद इस्टानिकजई और किस भारतीय डिप्लोमेट के बीच हुई है? तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाई दीपक मित्तल हो जाएगा। तो भारत की पहली ऑफिशियल वार्ता तालिबान के लीडर शेर मोहम्मद इस्टानिकजई और हमारे किस भारतीय डिप्लोमेट के बीच हुई है? दीपक मित्तल के बीच हुई है। ओके, तो तालिबान से क्या बातचीत हुई आपको जानना चाहेंगे आप लोग? देखिए, बातचीत का फोकस जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित और जल्दी वापसी पर था। अफगानिस्तान के नागरिक जो हैं, खासकर अल्पसंख्यकों की भारत यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई है। तो भारतीय राजदूत मित्तल ने आतंकवाद से जुड़ी चिंता को भी उठाया और कहा अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि या आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तो विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक तालिबान के प्रतिनिधि ने भरोसा दिया है कि भारतीय राजदूत ने जो भी मुद्दे उठाए हैं उन पर सकारात्मक तरीकों से अमल होगा। इससे पहले भारत और तालिबान के बीच बैक चैनल बातचीत की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं दी। ठीक है, कौन है शेर मोहम्मद अब्बास इस्टानिकजई और भारत से है क्या नाता? आइए मैं आपको बताता हूं आखिरकार कौन है मोहम्मद अब्बास इस्टानिकजई। यह एक तालिबानी लीडर है, तालिबान के टॉप 7 लीडर में से एक है जो तालिबान को चलाते हैं। साल 1979 से 1982 इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ये आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। इसके बाद शेर मोहम्मद अब्बास इस्टानिकजई के बतौर लेफ्टिनेंट अफगान नेशनल आर्मी ज्वाइन की और उस वक्त सोवियत संघ जो अब विखंडित होकर रूस बन गया है, इसके प्रभाव वाली कम्युनिस्ट सरकार यहां पर मौजूद थी। खैर, बहुत कुछ है बताने के लिए, आप इतना याद रखिए ये बात हुई है दीपक मित्तल के बीच में और शेर मोहम्मद के बीच में। इसके बाद दोस्तों लेकर चलते हैं आपको आगे। वित्त वर्ष 2021 और 22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसमें आपकी भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है 20.1%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20.1% होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और आज का हमारा अंतिम सवाल आ चुका है आप लोग के सामने। भारतीय स्टेट बैंक ने किस केंद्र शासित प्रदेश में तैरता हुआ फ्लोटिंग एटीएम शुरू किया? एसबीआई ने अभी किस केंद्र शासित प्रदेश में फ्लोटिंग एटीएम शुरू किया? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ओके, तो श्रीनगर की डल झील में तैरते हाउट बोट्स और शिकरा की सवारी तो सबका मन मोह ही लेती है। जैसे कि आप लोग जब कभी भी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जाते हैं तो वहां पर डल झील में जरूर नजारा देखते होंगे और बोट पर सफर करते होंगे। तो श्रीनगर की डल झील में तैरते हाउस बोट और शिकारा की सवारी तो सबका मन मोह ही लेती है। अब एसबीआई का तैरता हुआ एटीएम एक नया आकर्षक केंद्र भी वहां पर जुड़ गया है। ये एटीएम एक हाउस बोट में खोला गया है। तो 16 अगस्त 2021 को एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश खरे जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। एसबीआई ने ट्वीट किया कि उसका ये फ्लोटिंग एटीएम श्रीनगर की डल झील घूमने वाले पर्यटकों के बीच स्थानीय लोगों की कैश जरूरत को पूरा करेगा। बात करें एसबीआई के मुख्यालय की, एसबीआई का मुख्यालय है आपका मुंबई में है और एसबीआई की जो स्थापना की गई थी आपकी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1 जुलाई 1955 को। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी लोग मिलकर क्लास को अपनी शेयर कीजिएगा
और हाँ, कैसी लगी क्लास जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि क्लास पसंद आई। और क्लास में अगर आपको कोई कमी महसूस हुई हो तो उसको भी मुझे बताएगा, मैं उस कमी को भी दूर करूंगा और नेक्स्ट टाइम में उसको भी जो है दूर करके एकदम परफेक्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी हमारी तरफ से तो फिलहाल मैंने पूरा प्रयास किया कि कोई भी आप लोग को दिक्कत ना हो। क्लास में मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाया, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। ओके, तो हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलेगा करंट अफेयर का तड़का सीरीज। करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।